પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા, 2002 થી 22 સુધી નામ ના લેશે। जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। आज हम एक बार फिर देख रहे हैं कि 2002 के जो दंगे हुए, खुद 2022 में आकर भी उसी का जिक्र करके आज भाजपा वोट मांग रही है। अमित शाह जी को एहसास नहीं है कि दिल्ली में जो कुछ हुआ था वो तब हुआ था जब अमेरिका का प्रेसिडेंट दिल्ली के अंदर मौजूद था। आप होम मिनिस्टर थे। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। 20 साल बाद गुजरात में फिर से गोधरा वापस आ गया है, गोधरा का जिक्र हो गया है। पहले अमित शाह ने गोधरा में दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही, उसके बाद क्या था, सबके सब टूट पड़े। किसने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। एक एक कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोल कर रखेंगे अगले 1 घंटे तक डिबेट में, और इस दौरान तीखे सवाल उठेंगे, जवाब भी मांगेंगे। सब कुछ होगा आज राष्ट्रवाद में। 20 साल बाद गोधरा कांड रिटर्न पर तीखी बहस आपके सामने होगी। गुजरात चुनाव प्रचार का एक तरीके से लास्ट राउंड है, और इस दौरान पूरी तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम वोट बैंक ये चुनाव क्या होने जा रहा है। गुजरात चुनाव में अब क्या सारे मुद्दे पीछे रह जाएंगे और वोटों का ध्रुवीकरण ही सत्ता का रास्ता तय करेगा। दरअसल ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं अमित शाह की एक रैली के बाद। खेड़ा जिले के महुदा शहर में अमित शाह ने 2002 में गोधरा कांड की बात उठाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने दंगाइयों को सबक सिखाया। आगे बढ़ने से पहले आपको यह सुनवा दें कि अमित शाह ने क्या कुछ कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही और उस पर ओवैसी ने क्या जवाब दिया। 2002 માં કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા, 2002 થી 22 સુધી નામ ના લેશે। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી છે। यहाँ के एमपी साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के एमपी से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने, कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया। गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया। बेस्ट बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है, अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है। तो ये आपने बयान सुने ओवैसी ने क्या कुछ कहा। आगे बढ़े लेकिन इससे पहले आपको आज के सवाल के बारे में बताते हैं जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की पूरी बहस आगे बढ़ेगी। दंगाइयों को सबक सिखाने की बात अमित शाह ने कही, तो आखिरकार इस पर कांग्रेस को मिर्ची क्यों लग गई। सवाल यह भी है कि दंगाइयों को सबक सिखाने की बात पर इसे मुस्लिमों के अत्याचार से कैसे जोड़ा जा रहा, उनके खिलाफ ये अत्याचार कैसे हुआ।
दंगाइयों का अगर धर्म नहीं होता है तो भाईजान यानी ओवैसी को दर्द क्यों हो रहा है? सवाल यह भी है कि गुजरात चुनाव में हिंदू वोट वर्सेस मुस्लिम वोट होगा क्या? मुसलमानों को डराकर आखिरकार वोट कौन दे रहा है? और हाल फिलहाल में ऐसे बयान तो बहुत दिए गए जिसमें मुसलमानों को एक खास पार्टी का मसीहा या फिर उस पार्टी को मसीहा बताया गया। चलिए आगे बढ़े और सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। संजय राणा जी है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। इसके अलावा दीपक झा है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। डॉक्टर रियाज सैफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि एक्स सेक्रेटरी हैं एमआईएम पार्टी के। इनके अलावा मुफ्ती मंजूर साहब वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवम त्यागी यहां पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, उनको भी हम रुक करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं दीपक झा आपके पास आता हूं। अमित शाह ने तो दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही, फिर उसके बाद इतनी ज्यादा इस पर आपत्ति क्यों? देखिए, अमित शाह अपने सड़क छाप गुंडा जो है ओवैसी, इसको भी सबक सिखा दे ना। इसके भाई जो कहते हैं कि हमको हमारे हवाले सेना को कर दो, पुलिस को कर दो, हम सबक सिखा देंगे पूरे देश को कि हम बता देंगे मुसलमान क्या। हिंदू मुसलमान करने की इजाजत कोई नहीं देता इस देश में। अमित शाह जी के लिए गुंडे कौन है और इस दंगाइयों के लिए गुंडे कौन है? ये दो धर्मों के बीच में लड़वाना चाहते हैं। अमित शाह कोई दंगाइयों को ठीक नहीं करना चाहते। अमित शाह अगर दंगाइयों को ठीक करना चाहते तो 2002 में गोधरा कांड नहीं किए होते। वो खुद दंगाई हैं, वो खुद दंगों से पैदा हुए। नहीं दीपक झा मैं शुरू में नहीं बोलना चाहता हूं और इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप बोलेंगे ऐसा कि मुझे बोलना पड़ेगा और फिर आप कहते हैं कि जवाब हम ठीक से देने नहीं देते। अमित शाह पर टिप्पणियां कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, अब उसको मत दलील दीजिए और या तो फिर बोल दीजिए कि मैं कोर्ट और संविधान को नहीं मानता हूं। देखिए, अमित शाह जी की पार्टी की प्रवक्ता यहाँ पे बैठी हैं और आप भी बैठे हुए और मैं भी बैठा हूँ और कोर्ट भी बैठा हुआ है यहाँ पे। हम सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा किसी की नहीं तो फिर कहां से आप बात बोल रहे हैं? फिर कहां से आप बात बोल रहे हैं? अमित शाह उसी दंगे के उपज के नेता है ना। मोदी जी उसी दंगे की उपज है ना। उसी गुजरात में दंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? और दंगों पे घाव लगाना, दंगों पे मरहम लगाना, दंगों के नाम पे राजनीति करना। नहीं, ये आप कहिए कि अमित शाह ने दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही, लेकिन हम मुस्लिमों को डरा रहे हैं साहब। देख लो यही स्थिति है, वोट मत देना। देखिए, इस देश में कितने दंगे हो रहे हैं। जहां जहां गोधरा कांड में क्या हुआ था दीपक झा, उस पर आपकी पार्टी बात नहीं करेगी? नहीं, मैं सारे मुद्दों पे बात करता हूँ राकेश जी। देखिए, मैं दंगों की बात करूंगा तो पूरे हिंदुस्तान पे बात करूंगा, लेकिन अमित शाह नहीं आज गुजरात की बात करिएगा और गुजरात चुनाव की बातचीत करिएगा। ये कहिए कि अब आपके पास जवाब नहीं है। चारू प्रज्ञा, मैंने ऐसा क्यों ठीक है, क्यों कहना ऐसा? मैं आपको बता रहा हूँ कि भाजपा के लोग जहां जहां भाजपा वहां दंगे, जहां जहां मोदी अमित शाह वहां नहीं ठीक है। कांग्रेस पार्टी के शासन काल में कितने दंगे हुए, 84 से लेकर उसके अलावा क्या क्या दंगे हुए, उसका जिक्र करूंगा तो जवाब नहीं होगा कि उसके लिए माफी मांगने की बात सामने आ चुकी है। चारू प्रज्ञा, ठीक है। दीपक झा, ओपनिंग कमेंट सबको ले लेने दीजिए, अकेले आप नहीं बोलेंगे। देखिए राकेश जी, सच्चाई ये है कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं, एआईएमआईएम अकेली नहीं है, कांग्रेस भी है। इन विपक्षी पार्टियों ने अपना काम बना लिया था कि हमारे देश के लोगों को आपस में लड़वा के, सूडो सेक्युलरिज्म फैला के लोगों को डरा के बटोरे और केवल वोट हम किसी के लिए नहीं करते। आज तारीख में गुजरात सुरक्षित है, वो इसीलिए है क्योंकि किसी भी धर्म और जाति की वजह से भेदभाव नहीं होता उस प्रदेश में। और जो लोग आज इस टेलीविजन पे बैठकर दीपक झा जैसी बातें कर रहे हैं, क्या उन्होंने गृह मंत्री जी का बयान तक सुना? उन्होंने साफ कहा भाई जिन्होंने गलत काम किया उनको पनिशमेंट मिला। अब इनको दर्द हो रहा है तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, आपने ऐसे क्या गलत काम किए? बहुत सारे नेता, बहुत सारे टीवी चैनल तक हैं जिन्होंने इन सारी ट्वीट्स को बाद में डिलीट किया क्योंकि उन्होंने अमित शाह जी का बयान सुने बिना नहीं दीपक झा भी लगता है कि बिना सुने बैठ गए। और मैंने इसीलिए शुरू में यह कहा था कि दंगाइयों को सबक सिखाने की बात हो रही है, इस पर दीपक झा ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। अरे राकेश जी, आप बताइए, सरकार का काम नहीं है क्या दंगाइयों को सबक सिखाने का? उनकी आरती उतारे हैं, जेल में उनकी सेवा करी जाए जैसे दिल्ली में चल रहा है। तो सच्चाई ये है जिसने इस समाज के, इस देश के खिलाफ काम किया, सरकार को उनके साथ सख्त से सख्त तरीके से ही पेश आना चाहिए और गुजरात सरकार ने ये करके दिखाया है। ठीक है डॉक्टर रियाज सैफी, अमित शाह ने क्या कुछ कहा दंगाइयों को सबक सिखाने की बात? ओवैसी ने क्या कह दिया रैली में? मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार हुआ साहब, हर जगह आपको हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है।
सही कहा उन्होंने, और मुस्लिमों के खिलाफ ही अत्याचार हुआ था। अच्छा, तो गोधरा कांड में क्या हुआ था जरा बताएंगे आप? अभी आपने देखा, अभी नहीं, गोधरा में क्या हुआ था? अभी आपने देखा बिल्किस गोधरा में क्या हुआ था? रियाज हत्याकांड सैफी, में जितने भी आरोपी थे सारे रिहा कर दिए गए। गोधरा में क्या हुआ था? बिल्किस बानो हत्याकांड में भी गुजरात गोधरा में क्या हुआ था? जवाब दीजिए, गोधरा में क्या हुआ था? ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? गोधरा में क्या हुआ था? नहीं, गोधरा में जो भी हुआ है वो सब जो भी हुआ पूरा देश देख रहा है, उसमें गोधरा में जो भी हुआ, नहीं अदालत ने उसने फैसला नहीं, गोधरा में जो भी हुआ, ट्रेन में कार सेवकों को जलाया गया, ये आपके लिए कुछ हुआ? शिवम त्यागी, गोधरा में कुछ भी हुआ? इस दुनिया में राकेश जी है क्या हुआ, पूरा देश जानता है इस बात को। नहीं तो जानता है तो नहीं जानता है तो आप अपने कमल अदरों से एक बार बोल देंगे तो देश दोबारा सुन लेकिन लेगा। मुसलमानों के साथ अन्याय हुआ है, गुजरात में, सुन लीजिए, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला कहने है। में बुरा लग रहा है कि कार सेवकों का डब्बा घेर कर जलाकर उस पर पेट्रोल डीजल डालकर लोगों को जिंदा भून दिया गया था। वो क्या मुसलमान थे? मुझे लगता है कि उसको तो कोई बात करना चाहता ही नहीं। 2002 की जब बात करते हैं कि मुसलमानों के साथ इतना बुरा हुआ उतना बुरा हुआ, भैया जो हुआ वहां पर कार सेवकों के साथ उसके बारे में भी कोई बात कर लीजिए। और बिल्कुल सही कहा चारू जी ने, मैं तो कहता हूं बीजेपी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं है, इनको तो पॉलिसी लेकर आनी चाहिए कोई इस तरह की कि भाई जो भी कोई बड़ा डॉन गुंडा बदमाश जो है जेल जाएगा, हम उसको मसाज से लेकर तमाम ड्राई फ्रूट से लेकर बिस्लरी वगैरह का पानी की फ्री सुविधा मुहैया कराएंगे, उसके बाद ही तो नेता आएंगे वो, क्योंकि बाकी की पार्टीज तो ऐसे ही करती हैं। 84 के दंगाइयों को आज तक कांग्रेस लगाकर बैठी रही, 3 मिशन बनाए, उनको किस किस तरीके से बचाने की कोशिश की, वो तो शुक्र मानिए कि उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी आए, एसआईटी बनी और तमाम चीजें होकर कहीं ना कहीं वो चार्जशीटेड हुए। अंततः मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि दंगाई कहीं भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उनका इलाज होना आवश्यक है। और यह बात बहुत सच है और सब इस बात को जानते हैं कि 2002 के बाद से गुजरात और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से गुजरात पूरे तरीके से शांत है। वहां पर गुंडागर्दी वो सब ड्रामे, आज शंकर सिंह वाघेला जी के मैं एक बाइट सुन रहा था, वो दाऊद इब्राहिम को शायद ये कह रहे थे कि वो तो बड़ा अच्छे आदमी थे, दिल के बड़े अच्छे आदमी थे। डॉन आदमी जो होते हैं वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं। अब इन लोगों की विचारधारा ही ऐसी है तो इनको कौन समझाए? नहीं, विचारधारा और चुनाव है शिवम त्यागी, चुनाव में इस तरीके के बयान दिए जाएंगे। मैं मुफ्ती साहब का मैं आता हूं। मुसलमानों को अपीज करने के लिए इस देश में किसी भी पार्टी को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो वो जाएंगे अल्टीमेटली। मुफ्ती साहब एक बात बताइए, मुफ्ती साहब एक बात बताइए, अगर अमित शाह ने यह कहा कि हमने दंगाइयों को सबक सिखाया, उसके बाद गुजरात शांत, इससे मुस्लिमों को डर लगता है क्या? नहीं है। और मुल्क ने और मुसलमानों ने ये बात तय कर लिया है, मुल्क की उन्नति, मुल्क की भलाई, मुल्क की तरक्की। एक देश में 2 तरह का कानून कहां से हो जाएगा? कल भी था और आज सैफी साहब शुरुआत है, ओपनिंग कमेंट सब ले ले, फिर उसके बाद आप आइएगा। अभी मुफ्ती साहब की बारी है बोलने की। मुफ्ती साहब। पांडे जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुसलमानों ने इस बात का तहैया कर लिया है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ है, मुल्क की तरक्की के साथ है, आगे बढ़ने वालों के साथ है और मुल्क को बढ़ाने वालों के साथ है। एक फिक्र यह है कि न दंगे की बात करेंगे, न मार की बात करेंगे, न लूट की बात करेंगे, न गुजरात की बात करेंगे, न गोधरा की बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे तो तरक्की की बात करेंगे और जो तरक्की की बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। इसमें डरने डराने की राजनीति जो मतलब इससे डर नहीं लगा ना मुफ्ती साहब? अगर अमित शाह ने कहा, अगर अमित शाह ने कहा, और सुनिएगा सैफी भाई आप भी, और सुनिएगा दीपक झा आप भी, अगर अमित शाह ने यह कहा मुफ्ती साहब कि हमने दंगाइयों को सबक सिखाया के बाद गुजरात शांत है, इससे मुस्लिमों को डर नहीं लगता ना? बिल्कुल मुसलमान नहीं डरता। एक बात सुनिए, झा जी से पूछिए ना, झा जी से ये कहिए ना कि आपने बिहार के अंदर में, भागलपुर में, गुजरात में, आपने आप मेरठ में, मलियाना में जो कुछ आपने किया, क्या उससे मुसलमान नहीं डरता था? क्या आपने डर की वो राजनीतिक मुसलमानों के दिलों में जो भेद करके रखी थी, उससे मुसलमान आगे निकल चुका है। मुसलमान तरक्की की राह पे जाना चाहता है, एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है, मुल्क भी बढ़े और हम भी आगे बढ़े। एक फिक्र है ना, हमें किसी और से लेना देना है, हमें मुल्क की तरक्की और फलाह से लेना देना है। और जब मुल्क की तरक्की और फलाह होगी तो यकीनन हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सभी आगे बढ़ेंगे और इसी फिक्र के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तरक्की तभी होगी जब देश में शांति रहेगी। इसीलिए दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही संजय राणा जी, अमित शाह ने। बिल्कुल राजेश जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है कि लोगों का ज्ञान जब अल्प होता तो इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए अमित शाह ने बहुत ही अच्छा चीज बोला, अपना जो भाषण दिया, अगर शायद ध्यान से दीपक झा जी और कांग्रेस के लोग सुने होते तो इस तरह के वक्तव्य नहीं देते। आपको पता होना चाहिए कि 2002 के दंगे में अगर पहली गोली और सबसे ज्यादा पुलिस की गोली से मारा
जाने वाले लोग हैं वो तो हिंदू थे। तकरीबन 2254 हिंदू मरे थे, 790 मुस्लिम मरे थे, लेकिन सबसे ज्यादा पुलिस की गोलियों से मरने वाला कौन था? वो हिंदू था। अगर वो कंट्रोल ना कर रहे होते तो हिंदुओं को पुलिस क्यों गोली मारती? मुसलमानों को मारनी चाहिए इनके गणित के हिसाब से। देखिए, इनकी राजनीति हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण के हिसाब से चलती है और हमेशा उसके पक्ष में चलती है। 1947 के बाद से देख लीजिए, जितने भी कार्य किए गए हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं देश में, हमेशा इसका हित रखा गया है कि मुसलमानों का अनहित नहीं होना चाहिए, चाहे किसी का अनित हो जाए। तो इस पार्टी को तो इसमें तकलीफ होगी। रहा छोटा रिचार्ज, में हमेशा इसको हर डिबेट में छोटा रिचार्ज बोलता हूं, 128 रुपए का जो रिचार्ज ओवैसी जी हैं, जिनको 14 कैंडिडेट नहीं मिल रहे लड़ाने के लिए, वो 9.5% मुसलमानों की भागीदारिता की बात कर रहे हैं। ये बताइए, जहां से वो आते हैं हैदराबाद से, वहां पे कितना इन्होंने प्रतिनिधित्व, वहां के कितना डेवलपमेंट किया, उतना एम्प्लॉयमेंट कितना दूर किया। जो हर प्रदेश में जाकर के बेरोजगारी की बात करने लगते हैं, तरक्की की बात करने लगते हैं, भाई जहां से आप आते हैं उसको ही देख लीजिए। इनका काम सिर्फ लोगों को भड़काना है और मुस्लिम वोट बैंक पे कब्जा करना है। आपने देखा हो, इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी प्रयत्न किया था, यहाँ पे मुंह पे खानी पड़ी थी। उसी तरह दूसरे प्रदेशों में भी किया था, मुंह के खानी पड़ी थी, और इसी तरह इनको मुंह खानी पड़ेगी गुजरात में भी। लेकिन अपनी आदतों से ये बाज बिल्कुल नहीं आएंगे कांग्रेसी और ओवैसी ऐसे नेता। ये हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की चर्चा करते रहेंगे और इसमें कहीं ना कहीं द्वेष पैदा करने की कोशिश करेंगे और देश की शांति और व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। ठीक है, दीपक झा और सैफी साहब, आप लोगों ने सुन लिया होगा, कलई खुल गई साहब। मुसलमानों को डर नहीं लगा जी, वो तो खुश है। तरक्की चाहिए और तरक्की तभी होगी जब शांति होगी। इसीलिए अगर इस देश में दंगाइयों को सबक सिखाया गया तो बहुत सही हुआ। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। राणा जी, अब बताओ, बात करूं, मैं कुछ बोलूं? राणा जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एक मिनट दीपक झा, सैफी साहब पहले बोले, फिर मैं आता हूं। ठीक है जी, मैं पांडे जी, मैं कह रहा हूं आपसे, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप छोटा रिचार्ज नहीं कह सकते। अरे किसने आपको चुनाव लड़ने से मना किया? आम आदमी पार्टी के लिए कहिए ना। अरे तो आपको चुनाव लड़ने से किसने मना किया साहब? नहीं, राणा जी कह रहे हैं कि ओवैसी क्यों आ गए वहां? नहीं, मैं तो नहीं बोला, मैं तो बोला छोटे संजय राणा जी बोले, उन्होंने कहा कि उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। उन्होंने नहीं कहा कि आ क्यों रहे जी। आपको चुनाव लड़ने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मुसलमानों को डराते हैं ना साहब, सबको अधिकार है, मुसलमान डर नहीं रहा इस देश में। आपको अपने कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, कृपया करके बता दीजिए कितने कैंडिडेट लड़ा रहे हैं 180 सीटों पे। आपको तो यही नहीं पता कि आपके पास 14 पे लड़ेंगे कि 18 पे लड़ेंगे, और आप बात कर रहे हैं ओवैसी साहब की। भैया, हमने मना थोड़ा ना कि आप चुनाव मत लड़िए, लेकिन आपने देखिए कमेटी, यही बोलता हूं कि जब टीवी डिबेट में हम सब आते हैं, थोड़ा सा ज्ञान लेके आना चाहिए। कितनी कमेटियां बनी, किस तरह की रिपोर्ट आई, कैसे कैसे रिपोर्ट आई, और उसका रिपोर्ट का रिजल्ट क्या है। किसी पे आरोप लगा देना बहुत ही आसान होता है, लेकिन सत्यता के साथ प्रूफ करना ये बड़ा ही डिफिकल्ट है। तो आप चाहे हो, चाहे हमारे दीपक भाई हो, इनको ना नंबर। राणा जी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपको क्या परेशानी हो रही है ओवैसी से? बिल्कुल दर्द नहीं है, मैं आपके तथ्य, आपको मैं आईना दिखा रहा हूँ। आप आईना देखना नहीं चाह रहे, देश की जनता आईना दिखाना चाहती है, आप आईना देखना नहीं चाहते। समस्या ये है आप लोग के साथ। ठीक है, एक मिनट। दीपक झा, पूरी तरीके से कांग्रेस की यही रणनीति है क्या कि मुसलमानों को डरा देंगे तो शायद कुछ वोट मिल जाए? देखिए, मुसलमानों की मैं बात ही नहीं करता, मैं तो हिंदुस्तानियों की बात करता हूँ। सबसे बड़ा दंगाई कौन है? आज भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ियां चला दी। वो दंगाई आज देश में भारत सरकार में मंत्री है, संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, उसका बेटा जेल में है। दीपक भाई, कुछ भी क्यों बोलते रहते हैं? अमित शाह जी, बेटा जेल में है ना, बेटा जेल में है। अरे चुप रहो। गृह राज्य मंत्री ने क्या कहा? बोलो मत। पीछे से बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा है, मैरुआना ले लिया है क्या कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं? बताइए, कह रहे हो गृह राज्य मंत्री मतलब कुछ भी कहते रहेंगे। और दंगाई तुम्हारे घर के अंदर घुसे हुए हैं, दंगाई तुम्हारी पार्टी में है, एक मिनट सरकार में है। एक तो शिवम त्यागी और दीपक झा, सुनिए दोनों लोग, सुनिए। नहीं दीपक, शिवम, एक तो टेलीविजन चैनल पर जब आप बैठते हैं, डिबेट करते हैं, तो क्या शब्द आप चुनते हैं? आप बहुत सोच समझ कर बोले। तो शिवम, आपने भी जो शब्द कहा गलत है, और दीपक झा आप भी शब्दों का ध्यान रखें। उनके वो बोल किसके लिए रहे? नहीं, लेकिन शब्दों का ध्यान हर कोई रखे, कहा जा नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। जेल के अंदर है, देश के गृह राज्य मंत्री, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उन्होंने ना किसी पर गाड़ी चढ़ाई है, उन्होंने ना किसी को कुछ कहा है। जितनी भी चीजें पब्लिक फोरम में, अगर ये इस तरह नहीं, दीपक झा एक बात बताइए। दीपक झा, आपसे गुजरात पर बात हो रही है, आपसे गुजरात पर बात हो रही है, आप सीधे से सवाल का जवाब दीजिए। दंगाइयों को सबक सिखाना गलत है क्या? देखिए, देश का जो गृह मंत्री है उसका गुजरात
दंगाइयों को सबक सिखाना गलत है, हाँ या ना में जवाब दीजिए। अरे सबक सिखाइए ना। मैं तो कहता हूँ गृहमंत्री ने अजय टेरी को कब सिखाएंगे, राज्यमंत्री को कब सिखाएंगे, मैं इनका थोड़ा सा ज्ञान वर्जन कर बताएंगे क्या? दीपक भाई नहीं बता पाएंगे। तो गृहमंत्री जी जो भाजपा के लोग कर रहे हैं वो तो थाली है, अगर आप गलती करोगे तो आपके पिताजी को सजा दी जाएगी। नहीं ना, जो गुनाह करता है उसको गुनाहगार होता है, राजनीति के नाम पे तुम लोग यहाँ पे आगे गंद फैलाने वाले राजनीति दीपक झा दंगे हुए थे समस्या है तो पेड़ गिरता है क्या होता है, ये किसने टिप्पणी की थी? पेड़ गिरता है किसने टिप्पणी कर दी बताइए ना, बताइए। अरे आप बताइए ना, मैं नहीं पूरी लाइन यहाँ पर कहना चाहता हूँ, मैं नहीं ये पूरी लाइन कहना चाहता हूँ। किसने उन दंगों को जस्टिफाई किया था? मनमोहन सिंह जी किसने उन दंगों को जस्टिफाई किया था? देश के प्रधानमंत्री ने माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? आपको याद है मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? माफी पूरे देश को पता है। अरे गुनाह करोगे तो माफी तो पड़ेगी ना, गलत काम करोगे तो सॉरी बोलना पड़ेगा ना दीपक। अरे राज्य मंत्री को राज्य मंत्री को बोलो ना इस्तीफा दे दे। ये नहीं, राज्य मंत्री ने नहीं चलाई थी ना, राज्य मंत्री ने गुनाह किया नहीं किया था ना, तो जो गुनाहगार है वो जेल में है, उसको कानून के तहत कार्रवाई। नहीं, आप इस पर जवाब मत दीजिएगा कि दंगाइयों को सबक सिखाना गलत है। गोधरा में क्या हुआ, सैफी साहब कह रहे हैं जो भी हुआ आपके लिए भी गोधरा में जो हुआ हिंदू कोई मतलब नहीं रखते आपके लिए। वैसे भी आपकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, दीपक जी आपकी पार्टी के नेता कह भी रहे हैं कि मुसलमानों को सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है और मुसलमानों के सहारे ही देश बचेगा। शुरुआत करें शिवम, जल्दी अपनी बात रखिए, फिर मैं चारू आपके पास आता हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक मंत्री सर लगातार नॉन स्टॉप नहीं बोलना होता है। दीपक झा इतनी एनर्जी कहां से लाए हो भाई? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि गुनाह जिसने किया वो जेल के पीछे है, जेल में है। अब ये दूसरी तरफ कहते हैं कि राजीव गांधी ने जो बात कही थी उसके लिए मनमोहन जी ने मांग ली। मनमोहन जी का क्या लेना देना है भाई? वो तो थे भी नहीं, उस कैबिनेट में नहीं थे, कहीं भी नहीं थे, उन्होंने माफी क्यों मांग ली? ये जो राज परिवार बैठा है माफी अगर किसी को मांगनी चाहिए तो उनको मांगनी चाहिए। वो ये भी नहीं कहना चाह रहे कि राजीव गांधी ने ये कहा था। राजीव गांधी ने कहा था, इनके कहने नहीं, मैंने तो जानबूझकर नाम नहीं लिया। सिखों को नहीं, मैंने पूरी लाइन बोली। इंटरनेशनल अध्यक्ष सैम पेट्रोदा ने कहा था कि कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ। ये कहते थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आज तक उसके बारे में गांधी परिवार ने आकर माफी मांगी नहीं, और तमाम तरह की चीजें इस देश ने देखी है। और यहां बैठकर दीपक झा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरा, और दंगाइयों को खत्म अगर कर देंगे और मुसलमानों को डराएंगे नहीं तो ये कांग्रेस वालों की सरकार पार्टी कैसे चलेगी? जो भी इनकी एक दो जगह है, जो भी 40-50 सांसद हैं इनके, फिर वो भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि देश में अगर मुसलमान डरेगा नहीं तो इनको वोट नहीं देगा। अगर इनको वोट नहीं देगा तो कहानी खत्म, क्योंकि कांग्रेस का तो मतलब ही मुसलमान पार्टी हो गया। शिवम, एक तो दीपक झा आप लगातार मत बोलिए, मैं बहुत आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना आपकी आवाज डिप करनी पड़ेगी मुझे। आप सुना करिए सर, बीच में कुछ गलत लग रहा है तो आप इंटरप्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लगातार बोलेंगे। प्लीज शांत रहिए। नहीं, दीपक झा आप शांत रहिए प्लीज। चारू प्रज्ञा को सुनिए। लोग दीपक झा से सवाल कर रहे हैं। दीपक झा शांत रहिए, मैं आपको बोलने का समय दूंगा। चारू प्रज्ञा जी, राकेश जी, सबसे पहले तो जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल दीपक झा ने हमारे आदरणीय गृह मंत्री के लिए किया है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुताबिक गुजरात सरकार ने सही कदम उठाए। जब सुप्रीम कोर्ट के फिर से बीच में बोलने लग गए, दीपक झा आपको कोई वर्बल डायरिया हो गया है क्या? आपको कोई वर्बल डायरिया हो गया है क्या? मेरा डिबेट करने का दीपक झा की आवाज थोड़ी सी डिप करिए, जब मैं कहूंगा तब ऑन करिएगा। दीपक झा आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही अभी। चारू प्रज्ञा को सुनिए। देखिए, समस्या ये है कि कुछ तो पार्टियां बनती हैं धर्म के नाम पर, और वो पार्टियां केवल एक धर्म विशेष की बात करते हैं, जैसे AIAM। तो इनका काम ही डराना धमकाना है मुसलमानों को। अगर ये डराएंगे नहीं तो ये 2-4 वोट बटोरेंगे नहीं। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में मानती हूँ इस डिबेट में मॉरली गलत है। आज आपको पता है तारीख क्या है राकेश जी? आज तारीख वो है 26/11। हमारे देश ने इतनी दहशत देखी थी आज के दिन। उस दहशत के बाद भी जो हाथ पे हाथ रख के बैठी रही ना सरकार, वो कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं तो गर्व से कहती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से आती हूँ, जिन्होंने किसी भी किस्म की दहशत कभी सही नहीं, चाहे वो गुजरात की बात हो, दंगों की बात हो, या हमारे देश पर आने वाली कोई भी आज की बात हो। तो दीपक झा को थोड़ा सा ना इतिहास देख लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। जो अपीजमेंट की, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उनके पैर अब इस देश की राजनीति में जमे नहीं रह सकते। ये जनता ने इनको दिखा दिया। चारू प्रज्ञा, एक सवाल का और जवाब दीजिए, फिर मैं सैफी साहब की ओर जाता हूं। अगर अमित शाह ने यह जिक्र किया कि दंगाइयों को सबक सिखाया गया, गुजरात शांति की राह पर आगे बढ़ा, गुजरात मॉडल देश के लोगों ने एक्सेप्ट किया, तो ये गुजरात में भी लोग इसे चुनावी मुद्दा मानते हैं।
देखिए, सच्चाई ये है कि जो इस बात पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो देशभक्त लोग तो है नहीं, वो समाज के फेवर में काम करने वाले लोग भी नहीं हैं, क्योंकि गुजरात की जनता ने उस समय से लेकर आज तक, अरे 27 साल हो गए, हर बार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सही काम किया, इसीलिए जनता का आशीर्वाद हमारी पार्टी पाती आई है। ये कोई फ्लूक की बात नहीं होती। आपने कहीं सुना है क्या? 27 साल से सरकार चल रही है और इस बार भी क्लीन स्वीप है गुजरात में भारतीय जनता। ठीक है, चलिए, ठीक है। सैफी साहब के साथ एक बोतल बेच के थोड़ी ना आई है, सही बात है। ठीक है सैफी साहब, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, गोधरा में जो हुआ सो हुआ। सारे ड्रग्स आपके गुजरात में ही पकड़े जाते हैं। मैंने कहा था दीपक झा, मैंने कहा यू आर दी अंडर गुजरात। आज आप किसी और इन्फ्लुएंस में, आप छुट्टी में, ट्रैवल में, आज आपको डिबेट नहीं करना चाहिए था। नाम नहीं पता क्या मसला है, दीपक झा का नाम देश के सामने है, अदालत अपना फैसला दे रही है, सबको पता है। ठीक है, नहीं शिवम, मजाक की बात नहीं, बहुत हम नहीं बहुत गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं, सबके बीच में बहुत गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे हैं। उनको देखिए ना, की प्रवक्ता है। ठीक है, नहीं मैं नहीं उनकी आवाज दीपक झा रुक जाइए। गुजरात में ना खिसक रही होती, चारू प्रज्ञा जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अगर आपकी जमीन गुजरात में ना खिसक रही होती तो आज अमित शाह जी को हजारों करोड़ रुपए की जो योजना है उनके लिए, मतलब जो अपने क्या मतलब योजना है, भूल गए बोलते इलेक्शन में नहीं बोलते भूल गए क्या? और जमीन हिला कौन रहा है? ओवैसी जी सरकार बना रहे हैं गुजरात में, चारों तरफ भगवा लहरा रहा है। मैं गुजरात में बैठी हूँ, मैं आपको ओवैसी जी बनाए या न बनाए, लेकिन हालत बहुत खराब है भाजपा की। अच्छा, और ये किसने बताया, कौन से मौलवी ने बताया आपको हालत बहुत खराब है बीजेपी की? किसने बताया आपको ये बात? ये अपने 7वें आसमान मौलवी को बताने की जरूरत नहीं है। मैं कौन खामा-खा 5.5 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में मुसलमान है। नहीं, यहाँ पर आपकी 90% सीटों पर जमानत जब्त हुई थी उत्तर प्रदेश, ये गुजरात पर आकर। नहीं, वो छोड़ दीजिए ना, अगर जमानत जब्त हुई थी तो थोड़े नहीं एमआईएम चुनाव लड़ना बंद कर देगी। मैं तो कहता हूं उनका संवैधानिक अधिकार है, लड़ने दीजिए ना अधिकार है इनका चुनाव। ठीक है सैफी साहब, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, आपने कहा कि गोधरा में जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, आपके लिए जो हुआ। सैफी साहब, आवाज नहीं आ रही। आपने थोड़ी देर पहले कहा था गोधरा में जो हुआ सो हुआ, जो हुआ गोधरा में। नहीं, जो मेरा कहने का मतलब जो से नहीं है, बहुत कुछ हुआ, सारे देश ने देखा उसको। ठीक, मतलब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? मैंने गलत कह दिया? नहीं, नहीं, वो तो मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं। चलिए ठीक है, गलती मान तरीके से ले लिया मेरा अल्फाज। नहीं ठीक है, चलिए, वो अल्फाज गलत था, गोधरा में गलत हुआ था, वहां से दंगों की आग भड़की थी, नहीं होना चाहिए था, ये आप मान रहे हैं? जी ठीक है, चलिए, मैं तारीफ करता हूं। अब एक बात बताइए, मुसलमानों को डराने की ये कोशिश क्यों है? सैफ मुफ्ती साहब ने तो कह दिया कि मुसलमान डरते नहीं है। अमित शाह किस बात डरा रहा है? नहीं, मुसलमान किसी ने डरता अल्लाह के अलावा, किसी से नहीं। तो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार क्यों बता रहे हो? वैसी दंगाइयों को सबक सिखाने की बात है तो नहीं। पांडे जी, मेरी बात का जवाब दे दो। अत्याचार तो आज तक हो रहा है। अभी जब गोधरा कांड के टाइम ही 2002 में जब दंगे हुए थे गुजरात में, बिल्किस बानो को ले लो, एहसान जाफरी को ले लो, इनको आज तक इंसाफ मिला? अरे तो साहब, कोर्ट है ना, अगर आपको लगता है कि आगे चलकर भविष्य में कुछ गलत हो रहा है तो कोर्ट में चले जाइए, सिंपल, बहुत साधारण सा तरीका है। अगर आप संविधान डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो कानून अपहोल्ड करने की जिम्मेदारी इस देश में अदालतों को है। जाइए ना साहब अदालतों में, किसने आपको रोक रखा है? हम लोग क्या आप रैली में माइक पकड़कर खड़े रहेंगे, हम लोग और भड़काऊ बयान देंगे, डरा कर वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे? हम लोग संविधान, पांडे जी, हम लोग भारत के संविधान में बिलीव करते हैं। भारत के संविधान की वजह से हिंदुस्तान में रह रहे हैं हम लोग। फिर समान नागरिक संहिता को मानोगे क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर आ जाता है तो, अगर संविधान में मानते हो तो बहुत ही ज्यादा। क्या हो गया सर, आवाज नहीं आई? नहीं, लाइए, आप लाइए, बिल लाइए, देखेंगे क्या क्या खामियां उसमें। ठीक है, चलिए शिवम, आप यूसीसी पर ना जाए, उस पर चर्चा नहीं, उस पर मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर विक्टिम कार्ड नहीं खेलेंगे
जाकर लोगों को रोएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो फिर वोट कौन देगा इनको? एक चीज बताइए ना, अपने आप अपने बच्चे लंदन से लेकर तमाम जगहों पर इंग्लैंड तक भेजते हैं पढ़ने के लिए। अगर मुसलमान को गरीब नहीं रखेंगे, उसको डराएंगे नहीं, अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, उसको मदरसे से बाहर जाने नहीं देंगे, तो इनको वोट कौन देगा? अपने लिए तो सारी सुख सुविधाएं इनको चाहिए, बहुत शानदार स्कूल से लेकर सब कुछ चाहिए, लेकिन जब एक आम मुसलमान की बात आती है, जब उसके पढ़ने की बात आती है, जब बच्चे के स्कूल जाने की बात आती है, तो ये हिजाब वाले के बिना हिजाब नहीं चाहिए। तो ठीक है, ठीक है। मुफ्ती साहब, शिवम त्यागी जी, 20 साल बाद कसाब कहां से आ गया गुजरात में? ठीक है, छोड़िए ना। तो 20 साल बाद उस जाहिल आतंकवादी ने हमारे देश पर ऐसी चोट की कि 20 नहीं 200 साल बाद भी बात होगी तो वो बोला जाएगा और कहा जाएगा, और जितने भी बुरे से बुरे तरीके से उस पर कटाक्ष किया जा सकता है किया जाएगा। आपको क्यों दर्द है भाई? आपको कसाब से इतनी मोहब्बत क्यों है? नहीं, मुझे दर्द नहीं है। दर्द नहीं है तो आप भी गाली दीजिए हमारे साथ खड़ा होकर। वोट को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। इसमें राजनीति कहां से आ गई? इलेक्शन में आप इलेक्शन में ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं। इस्तेमाल कीजिए, आप भी जाइए अपने लोगों में और कहिए कि कसाब जो आया था उसने इस देश के साथ बहुत गलत किया, उसको ऐसे ही मारा जाना चाहिए। सैफी साहब, अगर अमित शाह ने दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कही, उन्होंने हिंदू मुस्लिम किसी धर्म का नाम लिया, अच्छी बात है। नहीं, एक बात बताइए, अगर अमित शाह ने कुछ बातें कही उसमें किसी धर्म का नाम लिया उन्होंने? नहीं, क्या जरूरत थी कसाब की? आज क्या? अरे मैं पूछ रहा हूं, छोड़िए ना शिवम त्यागी ने क्या कहा, मैं पूछ रहा हूं अमित शाह ने जो बात कही उसमें किसी धर्म का नाम लिया उन्होंने? नहीं, चोर की दाढ़ी में दंगाइयों को सबक सिखाने की बात थी सर। राजेश जी, मैं इसका जवाब दे दूं, दे नहीं पाएंगे। पांडे जी, अगर आप इजाजत है तो मैं चंद जुमले। संजय जी मैं आता हूं आपके पास। सैफी साहब, आपके पास जवाब नहीं है, आप निरुत्तर हो चले हैं और आपने मान भी ली है ये बात कि जो भी बातें आपने शुरुआत में कही वो गलत कही। चलिए मुफ्ती साहब, जरा आईना दिखाइए सैफी साहब को। देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे हम सबको समझ लेना चाहिए कि अगर इन्हें बहुत मोहब्बत है मुसलमानों से, यहाँ के सेकुलरिज्म से, तो आखिर वो क्यों दूसरी सेकुलर पार्टियां वहां पर मौजूद हैं? क्यों आखिर वोट कटुआ बनकर के आप वहां पर जा रहे हैं? MIM क्यों वोट कटुआ बनना चाहती है? क्यों मुसलमानों को डरा करके ये बार बार कराना चाहती है कि गोदरा आ जाएगा, फिर से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा? मैं बार बार कहता हूं और अपने लोगों से कहता हूं, घबराने, डरने, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुल्क तरक्की की राह पर है, हमें तेज रफ्तारी के साथ अपने मुल्क के दामन से लग करके मुल्क को और अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को, अपने औलाद को तालीम के साथ जोड़ करके तरक्की की राह पर रखिए। ये दंगे, ये फसाद, ये लड़ाइयां, ये झगड़े, इसमें पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी फिक्र एक है और वो फिक्र है मुल्क की तरक्की, मुल्क की फलाह, मुल्क की बहबूदी। लेकिन इन सियासी पार्टियों ने कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों को, अनपढ़ मुसलमानों को, जाहिल मुसलमानों को, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गांव में रहते हैं, ऐसे लोगों को उकसाने, बहकाने, फुसलाने की जो साजिशें रचते हैं, इनका पर्दाफाश हो रहा है। और आज मैं बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कहता हूं कि इनका पर्दा बिल्कुल फाश हो जाएगा, कोई पूछने वाला इनको नहीं होगा। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को तालीम दें, यूनिवर्सिटियां बनाएं। जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं इलेक्शन में, यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बना रहे हैं? जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं कॉलेजेस क्यों नहीं बना रहे हैं? जितने पैसे आप खर्च कर रहे हैं आप जाकर के अपने बच्चों के लिए वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्यों नहीं? मुफ्ती साहब, ये तो बहुत आदर्शवादिता की बात हो गई। किसी पार्टी में इतना आदर्श नहीं मिलेगा जो आप बात कर रहे हैं मुफ्ती साहब। ठीक है, लेकिन दीपक झा, संजय जी मैं आता हूं, एक कमेंट ले लूं। मंच में शामिल हो गए शायद। ठीक है दीपक झा। नहीं, मैं पार्टी से हमारा लेना देना नहीं, लेकिन मुल्क की तरक्की के साथ हमारा बिल्कुल लेना देना है। सैफी साहब, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि पार्टी में शामिल हो गए। अगर मारने काटने की बात करते, मदरसे की बात करते, हिजाब की बात करते, गरीब को गरीब रखने की बात करते तो सही मुसलमान थे। अब उन्होंने पढ़ाई की और शिक्षा की और अच्छी चीजों की बात कर दी तो कह रहे हैं बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो अच्छी बात है, मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी वाले ही बस ये विकास की बात करते हैं और सब तोड़ने की बात करते हैं। चलिए ठीक है, दीपक झा, हिंदू मुस्लिम की बात कौन कर रहा है चुनाव में? सैफी साहब रुक जाइए, अकेले आप नहीं बोलेंगे। जी, आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम के बीच में वो खाई पैदा कर दी। किसने पैदा कर दी? मैं तो रियाज को भाई एक मिनट, किसने पैदा कर दी? जो भाईचारा तो खत्म कर दिया। किसने पैदा कर दी हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई? नहीं, पांडे जी ने अगर खाई बनाई है तो सैफी साहब आप उसे पाटिए ना। नहीं, एक मिनट रुकिए, किसने पैदा की? मैं जानना चाहूंगा सैफी साहब से, किसने पैदा की खाई? जी, किसने पैदा की खाई? ये बीजेपी के लोगों ने की। दंगाइयों को सबक सिखाने की बात कोई और कहे, उसमें आप हिंदू मुस्लिम तलाश ले, उससे आप बता दें मुस्लिमों के खिलाफ इतना अत्याचार हो गया और उसके बाद कहें किसी और ने पैदा कर दिखाई। ठीक है दीपक झा, आपकी पार्टी के कम से कम 10 नेताओं के नाम मैं बिना सोचे बता दूंगा जिन्होंने पिछले 1-2 महीने में हिंदू मुस्लिम की बात कही।
चुनाव का एक ही एजेंडा है क्या? मुस्लिमों को इतना डरा दो बीजेपी से कि वोट मिल जाए कुछ। देखिए, बीजेपी अभी अमित शाह का बयान है ना, अमित शाह जी ने कहा ना हमने सबक सिखा दिया। पहले आप दंगाइयों को सबक सिखा दिया। मैं आपको फिर करेक्ट करूं, अरे सुन तो दीपक झा दंगाइयों को सबक सिखा दिया। अरे पूरी बात सुनेंगे नहीं, मैं वैसे बात नहीं करूंगा। आप बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाता हूं। नहीं, लाइन आप ठीक कोट करिए, मैं बोलने दूंगा। लाइन आप ठीक कोट करिए। करना है तो मैं सबक किसको सिखाया, ये बात पूरी है। जो कहना है आप पूरे इल्जाम लगाइए ना, फिर पूरे इल्जाम लगाइए। दीपक झा बैठे हुए हैं, सुनेंगे आपके सारे इल्जाम, लेकिन दीपक झा की एक बात आपको सुननी पड़ेगी धैर्य के साथ। बात यह है कि पहले आप दंगा कराइए, गुजरात को जलाइए, ट्रेनों में आग लगवाइए, लोगों को मरवाइए, फिर आप कहिए हमने दंगाइयों को गुजरात से बाहर कर दिया। गुजरात से बाहर भेज के आपने उत्तर प्रदेश में लगवाया। जहां जहां भाजपा सत्ता में नहीं होती है या सत्ता पाना चाहती है, वहां वहां दंगे फैलाती है। आपने उत्तर प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, बिहार का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कब से दंगे नहीं हुए ये भी जरा पढ़ लीजिए। और क्या आंकड़े हैं, क्या आंकड़े हैं ना, जरा पढ़ के आया करिए दीपक झा। चारू प्रज्ञा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज नॉर्मल नहीं बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं है क्या बोले जा रहे हैं। अंधे को भी पता चल रहा है कि भाजपा जहाँ जहाँ वहाँ आग लगी हुई है। अमित शाह जी अपने जूनियर मंत्री को हटा दें अगर दंगे के, अगर इतना ही अमित शाह जी को दंगे वालों से प्यार नहीं है, नफरत है, कार्रवाई करना चाहते हैं। दीपक झा चारू प्रज्ञा को कुछ आंकड़े सुन लीजिए, वरना मैं फिर अभी राजस्थान जाऊंगा और वहां पर हिंदू धर्म के जुलूस पर और शोभा यात्रा पर कहां कितना पथराव हुआ, जवाब नहीं दे पाएंगे आप। थैंक यू। अब मैं बोलूं प्लीज राकेश जी। ठीक है, चारू प्रज्ञा, फिर मैं संजय राणा आपके पास आता हूँ। पहले चारू प्रज्ञा। ये शर्म की बात ये है कि दीपक झा को कोई फैक्ट नहीं मालूम है। इन्हें ये नहीं मालूम है कि 2002 के बाद गुजरात में दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश में आपको मैं बहुत रीसेंट बात बताती हूँ, दंगों तक भी नहीं जाती। मैं आपको बड़ी सिंपल नहीं, मैं आपके ऊपर नहीं बोलूंगी दीपक जी, मैं इस तरीके से डिबेट नहीं करती। अगर आप शिष्टाचार नहीं मेंटेन कर सकते एक डिबेट पर तो आप मेरे साथ ना आया करिए। मैं इस तरीके से दूसरों के ऊपर नहीं चलाती। सुना करिए, वरना मुझे मजबूर मत करिए कि फिर मैं कहूँ कि आपकी आवाज डाउन की जाए। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे राकेश जी, सुनिए चारू प्रज्ञा को पहले। तरीका नहीं है। आप मुझे चारू प्रज्ञा को सुनिए, जो गलत लगेगा उसका जवाब आप अलग से दीजिएगा। पहले चारू प्रज्ञा और संजय राणा को सुनिए। चारू जी एक मिनट, शिवम थोड़ा बहुत डेटा तो उनको याद रहता है, लेकिन आज नहीं याद रह रहा। शिवम एक मिनट रुक जाइए, चारू प्रज्ञा कहानी भी याद दिलाती हूँ मैं, इनको कहानियां भी याद दिलाती हूँ। पहली बात तो दीपक झा, आप जब मेरे साथ डिबेट पर आते हैं आप मत ही आया करिए, मना कर दिया करिए मेरा नाम सुनकर, अगर आप अपने समय पे नहीं बोल सकते तो। मुझे आपसे डर नहीं। अब आपको याद है उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू होने से पहले राकेश जी एक हादसा हुआ था। एक वृद्ध इंसान की दाढ़ी काट दी गई थी, आपको वो हादसा याद होगा। ये हादसा सोशल हादसा था, इसमें किसी की धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं था। इसको धर्म और जाति का मामला किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी का एक ही काम है, हर एक किस्से में, हर एक कहानी में, हर एक समस्या में ये धर्म को लेकर आते हैं, क्योंकि इनको करनी ही तुष्टीकरण की राजनीति है। दीपक झा को मैं और आंकड़े बता देती हूँ। गुजरात के अंदर 2002 के बाद दंगे नहीं हुए। उत्तर प्रदेश के अंदर कर्फ्यू लगने, दंगे होने तब से बंद हो गए जब से भाजपा की सरकार आई है। वो ये भी जानते हैं, मैं पश्चिमी प्रदेश से आती हूँ, सड़कों पर निकलना पॉसिबल नहीं था। रात को शरीफ लोग भी सड़कों पर नहीं उतरते थे। हर हफ्ते की कहानी थी कि कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू क्यों लग गया? हिंदू मुसलमान में झगड़े हो गए। ये सारे झगड़े बंद किए हैं भाजपा सरकार ने, क्योंकि हम किसी की धर्म और जाति नहीं देखते। हम केवल ये देखते हैं कि कौन लोग समाज के लिए ठीक है और कौन एंटी सोशल एलिमेंट्स है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ठीक है, अब वो चाहे गृह मंत्री, चारू प्रज्ञा, ठीक है, मैं संजय राणा का रुक करता हूँ। रुक जाइए दीपक झा, रुक जाइए प्लीज, अपनी आदत को ये ठीक कर लीजिए। नहीं राजेश संजय राणा, मुझे हमारे जो काबिल मित्र दीपक झा जी जो बैठे हुए हैं, इनका कैसेट फंस गया है जो 2000 के बाद से चला ही नहीं है, बार बार आके वहां पे फंस जाता। अब मैं आता हूं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का, चाहे आप इंदिरा गांधी को उठा लीजिए, चाहे उनकी पौत्री जो भी प्रियंका गांधी थी, इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाएंगे, उनकी पौत्री ने 2022 के इलेक्शन में बोले थे गरीबी हटाएंगे। देखिए इनका मकसद सिंपल कांग्रेस का ये, इस देश की जनता गरीब बनी रहे, इस देश की जनता आगे ना बढ़ पाए, इस देश की जनता अनपढ़ रहे, तो
राज चलता रहेगा। अब क्या हो, 2014 के बाद से गणित पलट गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग पढ़ने लगे हैं, लोग कॉलेज जाने लगे हैं, लोगों का विकास होने लगा है, तो अब इनको छटपटाहट हो रही है। और वो छटपटाहट देखिए हमारे दीपक भाई में भी नजर आती है। मतलब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि गुजरात हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, उसमें लोग शांति से रह रहे हैं, सारे लोग भाईचारा से रह रहे हैं, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये देखिए फिर चालू हो गया इनके साथ। देखिए इनको मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, इसलिए बुरा नहीं मान रहा हूं कि एक कैसेट हुआ करते थे पहले, ऑडियो कैसेट, टी सीरीज का कैसेट, तो कैसेट क्या होता था, थक जाता था बार बार। वो कैसेट का जमाना छोड़ दीजिए ना, अब तो लोग पेन ड्राइव में गाना लेकर चलते हैं, छोड़ दीजिए। पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन सब कुछ है, तो कैसेट की बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये समय कम है, संजय राणा समय कम है। दीपक झा आप अपनी बात कहिए, लेकिन हाल फिलहाल में ये वाकई सही बात है, कभी आप गीता को जिहाद से तुलना कर दीजिए। आपके जो विधायक हैं गुजरात में वो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को कांग्रेस ही बचा सकती है और मुस्लिम ही देश को बचा सकते हैं, मुस्लिम ही हमारे माँ बाप हैं, अल्लाह ताला वही है। तो पूरा एजेंडा तो बहुत क्लियर है साहब, और इसीलिए जब दंगाइयों को सबक सिखाने की बात होती है तो उसमें भी आपको मुस्लिम नजर आता है, हिंदू मुस्लिम नजर आता है। देखिए राकेश पांडे जी, अगर आपको डिबेट करना हो गीता पे तो आपको मैं चैलेंज करता हूँ किसी दिन आप मेरे साथ। नहीं, मुझे क्या करना है नहीं करना है मत तय करिए दीपक झा, और उस पर पहले भी डिबेट हो चुकी है। लेकिन आप मुस्लिम एजेंडा कैसे कांग्रेस पार्टी चला रही है ना, मैंने सिर्फ उसके उदाहरण दिए। अरे आपने नाम लिया गीता का, मैं कहता हूँ गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हारोगे या मरोगे, हारोगे या जीतोगे, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नहीं, आपसे उपदेश नहीं सुनना है दीपक जी, आपसे उपदेश नहीं सुनना है, सवाल का जवाब देना है तो दीजिए, वरना मैं शिवम का रुख करता हूँ, फिर मैं मुफ्ती साहब का रुख करूंगा। जी को समझाइए दीपक जी, राहुल गांधी को जाके सिखाइए और समझाइए दीपक जी, ना वो समझ रहे ना आप समझ रहे, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए जरा। बेरोजगारी नहीं दिख रही है, वो आज गुजरात में 20 लाख। चलिए ठीक है, अरे तो इसी बेरोजगारी की बात करते मुद्दा उठाते ना, दंगाइयों में मुस्लिम नहीं देखते, कितने मुस्लिम नजर नहीं आता। शिवम 10 सेकंड फिर मैं मुफ्ती साहब का। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि दीपक झा, आप दीपक झा हैं और आप हिंदुस्तान में हैं, इसलिए आप ऐसा बोल पा रहे हैं कि गीता पर बहस कर लीजिए। आइए, किसी दूसरे धर्म के ग्रंथ पर बहस करने की हिम्मत है आप में? दिखाइए जरा करके। नहीं दिखाइए जरा करके। मैं क्यों करूं? क्योंकि अपने का अपमान कर सकते हो तो कर देते हो। और दूसरी बात, मैं दीपक झा की तरफ से सबसे माफी मांगता हूं, प्रज्ञा जी आज उनको माफ कर दीजिए। मैं पीछे देख पा रहा हूं उनके ना वो वाइन यार्ड में खड़े हुए हैं, व्यक्तिगत कोई कमेंट नहीं, पर्सनल कोई कमेंट नहीं, शिवम नहीं, एकदम पर्सनल कोई कमेंट नहीं, पर्सनल कोई कमेंट नहीं। मुफ्ती साहब एक आखिरी टिप्पणी आपसे, मुफ्ती साहब एक आखिरी टिप्पणी आपसे, क्या आपने जो बातें कही हम मान लें, पार्टियां कुछ भी कहते रहे, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बनाते रहे, लेकिन इस देश का आम मुसलमान हिंदू मुस्लिम एजेंडे से आगे निकल चुका है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें उन्नति और तरक्की चाहिए सिर्फ। पांडे जी बहुत ही साफ लफ्जों में कहता हूं कि जो हिंदू मुसलमानों की ये राजनीति है, यहाँ का मुसलमान, यहाँ का हिंदू इससे बहुत आगे निकल चुका है, तरक्की की उस तेज रफ्तार गाड़ी पर सवार हो चुका है जहां से पीछे मुड़कर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये लोग, दीपक झा जैसे लोग और राहुल गांधी और उनकी टीम, ये हमेशा उलझाने की कोशिश में लगे। लेकिन मैं आपको बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कहता हूं, और मैं एक लेटर लिखूंगा आज अमित शाह जी को और उनसे जरूर कहूंगा तमाम दंगाइयों की लिस्ट लिखें और तमाम लोगों को ठिकाने पहुंचाएं। उसमें नहीं तो ये उलझाते रहे ना मुफ्ती साहब, आपने जो बातें कही, आम लोग नहीं उलझने वाले हैं। जिनका मैनिफेस्टो अच्छा लगेगा जनता उन्हें वोट देगी, वो चाहे बीजेपी, कांग्रेस या दूसरी कोई पार्टी हो, जनता ने बिल्कुल तय कर रखा है। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर गुजरात से है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साबरकांठा के हिम्मतनगर में रोड शो किया। इस दौरान टाइम्स ऑफ नवभारत ने उनसे खासतौर पर बातचीत की है, सुनिए। सारे वायदे पूरे हुए हैं और वायदे से अधिक हमने काम किया है। मैंने सुबह आपको गिनाए वो सारे, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है और आगे भी हम करेंगे। सर, इस इलेक्शन में पहली बार लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी एक नई एंट्रेंट है और कह रही है कि हम जीतेंगे, परिवर्तन आएगा। ऐसा ये हर जगह जाते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और जमानत जब्त करा करके आते हैं। यहाँ भी इनका यही होगा, कोई तिकोनिया मुकाबला नहीं है, ये एक तरफा चुनाव है। दिल्ली में एक मंत्री है सत्येंद्र जैन, जो कि जेल में है 6 महीने से। नित दिन उनके नए वीडियोस आ रहे हैं, कभी मसाज कराते हुए, कभी ड्राई फ्रूट्स खाते हुए, कभी मीटिंग करते हुए। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई पार्टी है। नियमों का धज्जियां उड़ाना इनकी फितरत है और ये कट्टर ईमानदार की बात करके
कट्टर बेईमानी के सबूत ये देते हैं। दिल्ली की जनता को इनको समझना होगा, देश की जनता समझ चुकी है। सर, गुजरात से जुड़े कुछ सवाल हैं। कल गृह मंत्री जी ने जो कहा कि हमने 2002 में सबक सिखाया था, उसके बाद से शांति आई है, उस पे ओवैसी का कहना है कि आपने दंगाइयों को सबक नहीं रिवॉर्ड दिया है। ऐसा है, मैं किसी के जवाब देने के लिए नहीं हूं, लेकिन सच्चाई है कि गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़े।